देखिए दोस्तों, अपने कक्षा 10th के अंदर जो 10वां पार्ट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें से आपके जो रेखा चित्र बनाने का जो चित्र है दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, उनका जो रेखा चित्र किस प्रकार बनता है, अलग अलग स्थितियाँ है वस्तुओं की, तो उनके आधार पर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से चित्र बनते हैं। सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन। ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें से आपके 2 नंबर का एक सवाल पक्का परीक्षा में आएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल ठोस सतह से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे अपन देखते हैं कि कोई भी समतल सतह है या ठीक है खुरदरी सतह, समतल सतह, किसी भी प्रकार की सतह है, वहाँ से टकराकर यदि प्रकाश का जो किरण है वो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे आपने देखा है कि ये जैसे समतल कांच है, ठीक है, दर्पण जिसको बोलते हैं, अगर इसके एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए तो दर्पण बन जाएगा। दर्पण पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है, और टकरा कर पूर्ण उसी माध्यम में लौट आती है, ठीक है, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। जैसे अपना इसका नाम दे सकते हो एओ और बीओ। तो एओ किरण है वो आपतित किरण है और जो बीओ किरण है वो परावर्तित किरण है। ठीक है, इस बिंदु पर यदि हम अभिलंब खींचते हैं तो आपतित किरण का अभिलंब के साथ जितना कोण बनेगा उतना ही परावर्तित किरण का भी अभिलंब के साथ कोण बनेगा। कोण आई बराबर कोण आर। तो ये तो है कि समतल सतह से प्रकाश की किरण टकराती है तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। ठीक है, अब अपन गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे। देखो, जैसे एक दर्पण बना दिया ये वाला, ठीक है, ऐसा दर्पण जिसकी अंदर धसा हुआ भाग है वो परावर्तक सतह का कार्य करता है। जैसे इसका ये भाग परावर्तक सतह का कार्य करे, इसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा, तो इसको अपन कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, इसी प्रकार ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अंदर वाले भाग में पॉलिश कर दी है, जैसे चम्मच होती है, ठीक है, इस प्रकार से चम्मच होती है। ठीक है, अगर चम्मच के बाहर वाले भाग में पॉलिश कर दी जाए तो अंदर वाला भाग परावर्तक सतह का कार्य करेगा, इसको अपन कहेंगे अवतल दर्पण। और इसी प्रकार चम्मच के बाहर अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी जाए और ये वाला भाग परावर्तक का कार्य करेगा तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण से परावर्तन के नियम अपन को देखने हैं सबसे पहले। तो देखो, जैसे ये खींच लिया एक, अब कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। यहाँ पर वो अपन नाम दे सकते हैं, ठीक है, प्रकाशिक बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, इसको अब ए भी है वो मुख्य अक्ष है। तो परावर्तन के 3 नियम है। पहला नियम देखो, एक ही चित्र के अंदर तीनों नियम समझा दूंगा आपको हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, तो याद हो जाएंगे। ये नियम भी ध्यान में रखने हैं, ये परिभाषा भी ध्यान में रखनी है और जो रेखा चित्र मैं आपको आगे बताऊंगा वो भी ध्यान में रखना है। उसमें से आपके 2 या 3 नंबर का सवाल आपके पक्का आएगा। ठीक, बोर्ड परीक्षा में 10वीं क्लास के जो आरबीएससी की बोर्ड है उसमें 2 या 3 नंबर का रेखा चित्र तो कंफर्म आएगा आपकी परीक्षा में, तो ध्यान रखना है। देखो, ये है मुख्य अक्ष। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है,
सबसे पहले मुख्य अक्ष पर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जो बिंदु होगा उसको बोलते हैं एफ यानी फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु का दुगुना जो बिंदु होगा उसको बोल देंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। तो आपने संबंध भी पढ़ा होगा R बराबर 2F। तो ये भी ध्यान रखना, 1 नंबर का सवाल इस पर भी आता है कि अगर फोकस दूरी 2 मीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो सीधा 2 के साथ गुणा करवा दो। इस प्रकार से भी ध्यान रखना है। आगे देखो, नियम में बता रहा था आपको, दूसरा चित्र बना देते हैं। ये बना दिया, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। एक खींच लिया यहाँ पर, इसमें समझ में नहीं आएगा, अलग से बना देते इसको। देखो थोड़ा सा सही से बना लेते। देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके बाहरी सतह पर मैंने पॉलिश कर दी, अंदर वाला भाग परावर्तक सतह का कार्य करेगा। इस प्रकार से ये दर्पण है वो अवतल दर्पण बन जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण गुजरती है, यहाँ पर फोकस बिंदु है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो कोई किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण में हमेशा, जो दर्पण अपन देखते हैं, दर्पण का गुण होता है, दर्पण हमेशा क्या दर्शाते हैं, परावर्तन। क्या दर्शाएंगे, परावर्तन। और जो लेंस होते हैं जिस पर पॉलिश नहीं की जाती, वो हमेशा क्या दर्शाते हैं, अपवर्तन दर्शाते हैं। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। पहला नियम ध्यान रखना है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा क्या है, देखो कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से, तो यहाँ पर जैसे ही उसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। पहला नियम देखो कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा कि यदि फोकस से होकर गुजर रही है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना दोनों नियम। मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर रही है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपके तीसरा नियम एक और है। देखो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह है कि ये जो प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसको ध्रुव बोल सकते हैं दर्पण का, पी यानी पोल, जो लेंस होता है इसमें उसको ओ बोलते हैं, और दर्पण के लिए इसको क्या बोलेंगे, पी यानी पोल, ध्रुव। तो यदि कोई प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जितना कोण मुख्य अक्ष के समांतर बनेगी उतना ही कोण परावर्तित किरण भी बनेगी। कहने का मतलब कि यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनेगी। ये जैसे आई है और आर है, दोनों हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहाँ से कोई किरण गुजरेगी तो जितना कोण ये बनाएगी उतना का उतना कोण ये भी बनाएगी। ठीक है, एक और नियम इसके अंदर देख लेते हैं अपन कि यदि कोई किरण दूर से आ रही है और वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, सी से होकर जा रही है, तो यहाँ पर परावर्तन हो गया। तो जैसे ही सी से होकर जाएगी तो वापस मुख्य सी से होकर ही गुजरेगी। कहने का मतलब देखो, ये दर्पण बना दिया। ठीक है, दो नियम तो समझ में आए। तीसरा नियम देखो, यदि ध्रुव पर आपतित, जिस कोण पर आपतित होगी उसी कोण पर परावर्तित होगी। सी पर है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सी पर आपतित हो रही है तो वह पुनः उसी मार्ग पर लौट आएगी। जैसे इस मार्ग से होकर जा रही थी, यहाँ पर परावर्तन हो गया और पुनः उसी मार्ग से लौट कर आ गई। तो कितने नियम है आपके परावर्तन के, 4। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, ये वाली, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जितना कोण ध्रुव पर बनाएगी उतना ही कोण परावर्तित किरण भी बनाएगी। चौथा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद वो पुनः उसी मार्ग पर लौट आएगी। तो ये इस प्रकार से आपके चारों नियम है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि जो परावर्तन होता है गोलीय दर्पण के अंदर, ये जो गोलीय दर्पण है, दोनों प्रकार के कौन से, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये दोनों गोलीय दर्पण है। परीक्षा में ये भी प्रश्न यदि आ जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको जो स्थितियाँ होती है वो देखनी है। अब देखो, ये तो उत्तल दर्पण के लिए देख ला, आपको परीक्षा के हिसाब से देखना है, इतना ही याद करना है, अवतल दर्पण का आप छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि इसमें तो वास्तव में किरणें जो टकराएगी और टकरा कर लौट आएगी, उसमें क्या होगा, आपको प्रतीत होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है,
आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें तो किरण वास्तव में जो नियमों का पालन उसमें भी करेगी, लेकिन उसमें प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? आभासी बनेगा। तो देखो अपन देखते हैं, पहला नियम देखते हैं कि जब ये जो बता रहा हूँ इसमें से आपके 2 नंबर का एक सवाल कंफर्म आएगा, 100% आप मान लो। ठीक है, जब वस्तु, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से आएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। इसका मतलब है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कहाँ पर बनता है? तो देखो जैसे अपन में चित्र से आपको ये रेखा चित्र आपके परीक्षा में इस प्रकार से आएगा। ठीक है, आपको बनाना है रेखा चित्र परीक्षा में, 2 नंबर का सवाल आएगा परीक्षा में, रेखा चित्र बनाना है। देखो इसके यहाँ साइड में मैं क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ। तो आपको जो सवाल आएंगे वो अवतल दर्पण पर आधारित आएंगे, उत्तल दर्पण पर नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये जो किरण खींच ली मैंने मुख्य अक्ष के समांतर खींच ली। ठीक है, यहाँ पर पोल यानी ध्रुव है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित, तो अनंत का मतलब ये जो यहाँ पर मान लेते हो अपन मुख्य फोकस, यहाँ पर मान लेते हो वक्रता केंद्र, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अनंत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु खड़ी है अनंत पर, तो अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताने की, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, कहाँ पर बनेगा। तो देखो सबसे पहला नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये गई मुख्य फोकस से होकर। ठीक, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा नियम भी ये लगता है कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद यहाँ से होकर चली जाएगी। लेकिन इसमें आपको क्या देखना है, सारी किरणें अनंत से आ रही है, सीधी आ रही है। ठीक है, क्योंकि अनंत बहुत दूर होता है तो वहाँ से सीधी आ रही है। तो ये भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। देखो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ये सबसे सरल क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो अनंत पर जो प्रतिबिंब था, बिंब क्या होता है, जब वस्तु होती है उसको तो बोलते हैं बिंब, क्या बोलते हैं, बिंब। और प्रतिबिंब क्या होता है, जो जैसे हमारा चित्र अपन कांच के अंदर देखते हैं तो हमारा जो फोटो दिखाई देता है उसको अपन बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। तो एक बिंब है, एक क्या है, प्रतिबिंब है। तो देखो अनंत पर होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। फिर है दूसरी किरण भी, इसके अंदर आपको फर्स्ट नियम ही पालन करना है कि सारी किरणें जो अनंत से आ रही है सीधी सीधी आएगी। अनंत से उसको थोड़ी मालूम है कि फोकस कहाँ है, तो अनंत से आ रही है सीधी सीधी आ रही है, तो जैसे दर्पण पर गिरेगी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती है वहाँ पर क्या बनेगा, आपके प्रतिबिंब बनेगा। अब देखना बिंब कितना बड़ा है, प्रतिबिंब बिंदु के आकार का, तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार से होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। छोटा कितना छोटा, बिंदु रूप। और आपको ये ध्यान रखना जो अवतल दर्पण है उसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। जैसे अपन को कोई भी वास्तविक रूप में कोई चीज़ें दिखती है तो उल्टी होती है हमेशा। अब जो उल्टा दिखाई देता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बिंदु रूप में बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इस प्रकार से आपको ये पहला चित्र ध्यान में रखना है। ठीक है, ये स्थिति आपकी पहली होगी। दूसरी स्थिति देखो, देखो पहला आप प्रतिबिंब वस्तु का जो बिंब है वो अनंत पर था, अब धीरे धीरे उसको दर्पण के पास में लाना। पहले अनंत पर था, अब थोड़ा सी पर है, सी से थोड़ा पास में लाओ। तो दूसरी स्थिति क्या लिखेंगे, जब वस्तु सी से परे स्थित हो, कहाँ, सी से परे, नहीं जहाँ पर बिंदु सी है उससे थोड़ा दूर हो। तो देखो जैसे चित्र बना देते हैं, देखो ये गोलाई से नहीं, इससे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। आपको परीक्षा में प्रकार, साइंस की परीक्षा तो प्रकार, पेंसिल सभी सब कुछ साथ में लेकर जाना है। ठीक है, ये देखो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं सबसे पहले मान लो ये मैं बता देता हूँ, मुख्य अक्ष है। ठीक है, थोड़ा ऊपर बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर सी होगा। अब इस स्थिति में वस्तु को कहाँ पर रखना है, सी से परे, यानी सी से थोड़ा पास में रखना है। ठीक है, जब वस्तु सी से परे हो तो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनेगा। तो देखो नियम, अगर आपको चारों नियम ध्यान है ना,
ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आ रही तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर जाएगी, और बिंदु सी पर जिस रास्ते से होकर सी से होकर आती है उसी रास्ते से होकर वापस जाएगी, टकरा कर पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो चारों नियम अगर ध्यान है तो आप सारे सवाल कर सकते हो। तो देखो जैसे ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये चलेगी, ठीक है। अब सी से परे यानी अनंत से पास में आ गए अपन, तो दूसरा नियम लगाओ। जैसे देखो यहाँ पर ये जो तीर बनाया वो वस्तु है, अगर सीधा तीर है ये इस प्रकार से तो वस्तु सीधी है, उल्टा तीर बनाया तो उल्टी है। देखो इस प्रकार से, देखो दूसरा है वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है वस्तु, ये गई मुख्य फोकस से, तो दूसरा नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रकार पेंसिल से सहायता से नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि थोड़ी किरणें सीधा सीधा प्रतिबिंब बनता था, इस प्रकार से बनती। देखो थोड़ा ऊपर था, इस प्रकार से ये जहाँ पर किरणें मिलती है वहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अब दो ही नियम लगाने हैं, दो से अगर काम चल जाता, दो किरणें आपस में मिल जाती है तो प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, एकदम उल्टा। उल्टा होता है वो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक। परीक्षा में ये सब लिखना है, परीक्षा में सीधा आएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति बताइए, तो प्रकृति किस प्रकार की, बड़ा है, छोटा है, उल्टा है, सीधा है, किस प्रकार से, ये लिखना है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब उल्टा वास्तविक है, और देखो वस्तु बड़ी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कहाँ पर बन रहा है, मेन बात ये कहाँ पर बन रहा है, सी व एफ के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। पहली स्थिति ये है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब में वो मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है, छोटा बिंदु रूप में, वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु सी से परे हो तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक छोटा, सी व एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। दूसरा तीसरी स्थिति अपन देख लेते, ठीक है। तीसरी स्थिति कौन सी है, तीसरी स्थिति 6 स्थितियां 6 की 6 देख लेनी है, ठीक है। जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो, देखो पहली स्थिति अनंत पर हो, दूसरी स्थिति सी से परे हो, तीसरी स्थिति सी व एफ के बीच में हो, तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, देखो यदि सी व एफ के बीच में हो तो, ठीक है, ये मैंने बना दिया। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो सारी स्थिति आपको देख के जाना है, इसमें से एक सवाल तो आपके अथवा में आएगा है किस प्रकार से, लेकिन सवाल पक्का आएगा, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, बिंदु पी मुख्य अक्ष है। अब इसको मैंने नहीं बताया, ये है दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब जिस स्थान से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है उसको अपन द्वारक कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुख्य फोकस है, यहाँ पर बिंदु सी है यानी वक्रता केंद्र है। जब वस्तु को सी व एफ के बीच में, नहीं सी व एफ के बीच में नहीं, ये तो चौथी स्थिति है। जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, ध्यान रखना, ये थोड़ा गलत लिख दिया। जब वस्तु सी पर हो, कहाँ पर हो, सी पर, यानी बिंदु सी पर रखना वस्तु, ये मैंने रख दिया वस्तु को बिंदु सी पर रख दिया। अब दोनों नियम ध्यान में रखने, तीन की स्थितियों तक तो आपको दो नियमों का ही ध्यान रखना है। देखो जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ये परावर्तन हो गया। दूसरा नियम है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से, देखो ये थोड़ी सी टेढ़ी गई, ठीक है, कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। देखो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनेगा, ये स्थितियाँ अगर आपको थोड़ी सी याद होगी ना तब आराम से चित्र बना सकते हो, उल्टा सीधा नहीं होगा। तो देखो जब वस्तु सी पर थी तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन गया, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, सी पर बना है। जब वस्तु सी पर थी तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। अब जहाँ पर बिंब था वहीं पर प्रतिबिंब बना है, तो देखो बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और उल्टा बराबर उल्टा, जो उल्टा होता है वो हमेशा कौन सा कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, बराबर, उल्टा और वास्तविक, ये हो गई तीसरी स्थिति, ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब आपकी आती है चौथी स्थिति। अब सी व एफ पर लिखना, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है देखना है। ये बना दिया। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। एक दो स्थिति उत्तल दर्पण से भी देख लेंगे, हालांकि उसमें वस्तु को कहीं पर भी रखो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, ये देखो, ये खींच लिया मैंने एफ, मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसकी दो परिभाषा हो सकती है कि गोली दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मान सकती है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और उसी गोले का जो क्या बोलते हैं उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, ये भी परिभाषा हो सकती है। ठीक है, अब चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु सी व एफ के बीच में, ये रहा सी और ये रहा एफ, इन दोनों के बीच में हो तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। देखो पहला नियम, देखो ये गया मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से चली गई। अब दूसरा नियम देखो, इसमें कौन सा लगेगा। अब देखो फोकस इसके पास में ही है तो फोकस से होकर भी जा सकती है, अगर आप ऐसा बनाओगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। देखो जैसे देखो ये फोकस से होकर जा रही है, ये गई और यहाँ से होकर ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा और बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब का बनेगा, सी से परे बनेगा। इसमें आप ये वाला प्रतिबिंब भी बना सकते हो कि दोनों नियम ये लगती है, या फिर आप ये वाला भी बना सकते हो। देखो दर्पण यदि और बड़ा है तो यहाँ से होकर जाएगा, द्वारक बड़ा है तो यहाँ से किरणें जाएगी और बिंदु सी से होकर ऐसे ही निकल जाएगी, तो कटेगी यहीं पर दोनों। ठीक है, ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से होकर चली गई, फिर फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, फिर दोनों किरणें जहाँ पर मिलती है वहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब का बनेगा, सी से परे बनेगा। ठीक है, सी से परे बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये ध्यान रखना है, बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखो 4 स्थितियाँ हो गई। अब है 5वीं स्थिति। 5वीं स्थिति कौन सी है, जब वस्तु देखो अनंत पर थी, सी से परे आ गई, सी पर आ गई, सी व एफ के बीच में आ गई, तो अब एफ पर लेकर जाओ। जब वस्तु एफ पर स्थित हो, एफ का मतलब मुख्य फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब का बना था एफ पर, अब एफ पर है तो प्रतिबिंब का बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखो ये चित्र बना देते हैं अपन, ये चित्र थोड़ा ऐसे ही है, ध्यान रखना। ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया बिंदु एफ, ये हो गया बिंदु सी। अब क्या बोला, वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर स्थित हो। तो एफ पर स्थित हो तो देखो देखो इसमें क्या हो सकता है, पहला नियम कि जब वस्तु देखो एफ पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि किरणें जा रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी। अब पहला नियम तो आपने इसमें लगा दिया। अब दूसरा नियम कैसे लगाए, क्योंकि एफ तो इसके पास में ही है, नीचे ही है, तो एफ से होकर तो जाएगी नहीं वस्तु, तो सीधा देखो तीसरा नियम लगाओ। जब वस्तु है वो, जब बीम से किरणें हैं वो मुख्य क्या कहते हैं, मुख्य वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरणें हैं वो बिंदु सी से होकर ही वापस जाएगी। देखो ये रहा बिंदु सी, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, जिस बिंदु से बिंदु सी यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो बिंदु सी से यदि कोई किरणें जा रही है तो यहाँ पर परावर्तन हो गया और पुनः उसी मार्ग पर लौट आई। अब देखो किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है तो ये जाकर कहाँ पर मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, अनंत पर, और जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर उतना बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर बड़ा बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा, और वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। तो ये 5वीं स्थिति है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। फिर 6ठी स्थिति देखो, ये 6ठी इंपॉर्टेंट है, 6ठी को आपको ध्यान रखना है, विशेष करके 6ठी स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठी का क्या बोला है, ये है पी, जब वस्तु मुख्य फोकस मुख्य फोकस
एफ व पी के बीच में हो। किस किस के बीच में हो? ए एफ और पी, इनके बीच में हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये जो स्थिति है इसको मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये सवाल में ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा अलग है इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। देखो ये थोड़ा विशेष बना देते हैं। ये बना दिया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण बना दिया। ये हो गए मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पर बिंदु P, यहाँ पर F, यहाँ पर C। क्या बोला? वस्तु P व F के बीच में स्थित हो। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी मुख्य, अब इसमें दोनों नियम काम में नहीं आएंगे, इसमें जो लास्ट वाले तीसरा और चौथा नियम है वही काम आएगा, ठीक है। एक तो तीसरा नियम और एक कौन सा नियम है? चौथा नियम। तीसरा नियम क्या था कि यदि प्रकाश की किरण बिंदु P पर आपतित होती है, ये हो गई बिंदु P पर आपतित होगी, ठीक है। तो यदि बिंदु P पर आपतित होती है तो जिस कोण पर आपतित होगी उसी कोण पर क्या हो जाएगा? उसका परावर्तन हो जाएगा। तो ये चली गई इस बिंदु पर, यदि ये ऐसे आ गई है, ऐसे निकल गई, तो बिंदु P पर प्रकाश की किरणें जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब P पर आपतन कोण इस प्रकार से, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम देखो, C से होकर लेकर जाओ। ये देखो बिंदु C से होकर जाने वाली किरणें जिस बिंदु C से होकर जाने वाली किरणें, ये थोड़ा इस तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब इनके बीच में दूरियां बढ़ती रहेगी। तो क्या बोला? ये देखो ये दोनों समांतर रेखा नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में जा रही है। क्या ये आपस में कभी मिलेगी? तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। तीसरा नियम, चौथा नियम देखो, तीसरा नियम है कि बिंदु P पर जिस कोण पर आपतित होगी उसी कोण पर परावर्तन हो जाएगा। और फिर अगला बिंदु कौन सा है? नियम कौन सा है? देखो कि C से होकर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो जिस पथ पर प्रकाश दर्पण पर आपतित हो रही है उसी पथ से वापस होकर जाएगी। तो C से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो यहाँ पर दर्पण की किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। तो इनको आप पीछे की दिशा में मिला दो। देखो ये पीछे की दिशा मिल, क्योंकि इस दिशा में तो नहीं मिलेगी, पीछे की दिशा में मिल गई। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। अब पीछे बनेगा, देखो यहाँ पर बिंब है, यहाँ पर भी बिंब है, तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा होता है वो हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है और वस्तु से बड़ा, ठीक है। एक नंबर का प्रश्न भी आता है कि यदि वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखना है, कोई वस्तु छोटी है उसको सीधी देखनी है और बड़े रूप में देखनी है, तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? तो हमेशा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? अवतल दर्पण का, ठीक है। वस्तु को सीधी देखनी है और बड़ी देखनी है, कोई वस्तु छोटी है उसको सीधा भी देखना और बड़ा भी देखना है, तो कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल। एक नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार जो उत्तल दर्पण है, देखो जैसे एक स्थिति में बता देता हूँ उत्तल दर्पण की। देखो गलत हो गया, देखो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं मिला देता हूँ। अंदर वाला भाग परावर्तक, ये जो अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी, ठीक है। अब परावर्तक सतह का कार्य कौन करेगा? बाहर वाला भाग, ठीक है। इसमें भी यही है, ये खींच लिया मैंने, ठीक है। उत्तल दर्पण देखो यहाँ पर बन जाएगा F, क्योंकि ये इस दिशा में गोला बन रहा है, ठीक है, और ये इस दिशा में, यहाँ पर बन गया F, यहाँ पर क्या बन जाएगा? C, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ, एक तो ध्यान रखनी, एक तो जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। जैसे अनंत पर है तो देखो ये प्रकाश की किरणें आई, नियम वही है, मुख्य अक्ष के यदि समांतर किरणें आ रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब यहाँ पर तो टकरा की दिशा में नहीं आ सकती क्योंकि मुख्य फोकस नहीं है, तो यहाँ से होकर जाएगी। देखो ये से होकर जा रही है, ये ऐसे चलेगी, ठीक है। यहाँ से भी किरणें जा रही है, टकराई, ठीक है, और टकरा कर इस दिशा में चलेगी, मतलब ये मुख्य फोकस से आती हुई आपको क्या हो जाएगा? प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर है तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो फोकस पर
बनेगा। अब देखो बड़ा है, बिंब बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बिंदु रूप में बनेगा। और जो उत्तल दर्पण पर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, सीधा। और जो सीधा होता है और कैसा होता है, सीधा और छोटा। सीधा और बड़ा देखना है तो अवतल दर्पण, लेकिन सीधा और हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार एक और चित्र इसका देखो, ध्यान में रखना। दो स्थितियाँ अवतल उत्तल दर्पण की, ये खींच लिया। ठीक है, अंदर वाला सतह जो पॉलिश करिए और बाहर वाला सतह वो परावर्तक सतह का कार्य करेगा। इसके भी इस साइड में होगा एफ, आगे होगा सी। ठीक है, क्योंकि ये गोले का कटा हुआ भाग इस प्रकार से। यहाँ पर क्या बोला इसने, जो वस्तु है वो पी, यानी दर्पण का ध्रुव पोल पी है और अनंत के बीच में कहीं पर भी हो, यहाँ पर वो वस्तु, ठीक, पोल और अनंत के बीच में कहीं पर भी हो। तो देखो पहला नियम ये ध्यान रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि किरणें जा रही है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ये देखो मुख्य फोकस से गुजरती हुई क्या हो रही है, आपको प्रतीत हो रही है। ठीक है, दूसरा नियम देखो कि यदि प्रकाश की किरणें सी से होकर जा रही है तो उसी मार्ग पर लौट आएगी। देखो ये देखो बिंदु सी से होकर जा रही है, ये टकरा गई। अब ये इस प्रकार से गई, यहाँ पर बन जाएगा प्रतिबिंब। जिस दिशा में गई उसी दिशा में लौट आई। ठीक है, बिंदु सी पर उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, बिंदु सी पर यदि प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है तो पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है, तो यहाँ पर बन जाएगा प्रतिबिंब। देखो हमेशा कैसा बनेगा, छोटा, और हमेशा कैसा बनेगा, सीधा, और हमेशा कैसा बनेगा, आभासी। एक नंबर का जो प्रश्न बनाया इनसे संबंधित कि यदि आभासी और बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देखना है तो उत्तर हमेशा क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा आपको, छोटा, छोटा और सीधा दिखाई देगा। ठीक है, तो 6 स्थितियाँ हो गई आपके, इन 6 के 6 को ध्यान में रखना है। देखो वापस से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो परावर्तन की परिभाषा, समतल दर्पण हो गया ये, जिनका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा, अवतल दर्पण उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा, उत्तल दर्पण है। ठीक है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध यदि कथन के रूप में आया तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, और आप इस प्रकार से तो बना सकते हो। देखो जब 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर समांतर हो जाएगी। दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण जिस कोण पर आपतित होगी उसी कोण पर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरण पुनः उसी मार्ग पर लौट आएगी। फिर देखो ये पहला है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, जब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, ये रहा फोकस। अगर 1 नंबर का प्रश्न आया खाली जगह जैसे आ गई कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है, तो मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरा, जब वस्तु सी से परे हो, देखो अनंत पर था, थोड़ा पास में लाया, सी से परे लाया, तब प्रतिबिंब है वो थोड़ा दूर आ जाएगा, सी व एफ के बीच में बनेगा, उल्टा वास्तविक और छोटा बनेगा। ठीक है, फिर तीसरी स्थिति देखो, जब वस्तु सी पर हो, तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, तो जहाँ पर बिंब है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, तो बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। चौथी स्थिति है, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो, दोनों नियम लगा दो, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर जाएगी, फिर यहाँ पर सी व एफ के बीच में तो फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जहाँ पर किरणें कट रही है वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, सी से परे बनेगा, बड़ा, वास्तविक, उल्टा। जब वस्तु एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, देखो अनंत पर होती है तो एफ पर प्रतिबिंब बनता है, अब एफ पर है तो फोकस पर अनंत पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये जो छठी स्थिति जो इम्पोर्टेंट है, जब वस्तु एफ व पी के बीच में हो तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण में 2 ही हैं स्थितियाँ, जब वस्तु कहाँ पर हो, एक तो अनंत पर हो, दूसरा है पी व अनंत के बीच में। 2 स्थिति, पी व अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब पी व एफ के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो स्थितियाँ याद करने की जो एक बता देता हूँ मैं आपको साधारण भाषा में। देखो जब वस्तु यहाँ पर है, वस्तु, और यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
फोकस पर, ठीक है। जब वस्तु सी से परे हो तो प्रतिबिंब का बनेगा, सी व एफ के बीच में। तीन स्थितियाँ याद कर लो, तीन हो जाएगी। जब वस्तु सी पर हो, कहाँ पर हो, जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, सी पर। चौथी स्थिति, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो, देखो ये सी व एफ के बीच में हो। अब जब बीच में है तो प्रतिबिंब का बनेगा, सी से परे बनेगा। चौथी स्थिति, जब वस्तु कहाँ पर हो, पांचवी स्थिति सॉरी, फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और जो लास्ट स्थिति वो याद रखना है, जब वस्तु पी व एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो ये सब पढ़ाया। इसमें से आपके 3 नंबर का जो मैटर है वो आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना। धन्यवाद।